बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our chapter number 2 of this book. In this lecture, we will start our next chapter, which is control structures. आज हम चैप्टर नंबर 3 बेटा स्टार्ट करेंगे इस बुक का, जिसका नाम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। ये वर्क फॉर डे 1 है, क्योंकि हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो डे भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है, एक दो बातें मैं आपको पहले बता दूं कि ये चैप्टर हम क्लास में पढ़ चुके हैं। जब स्कूल रिज्यूम हुए थे 15 सितंबर को, तब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन ये चैप्टर हमने ALP के मुताबिक पढ़ा था। ठीक है, अब ये चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि अगर ALP आगे जाके ना भी हो या हो भी तो आपकी पूरी तरह से तैयारी हो जाए इस चैप्टर की। ठीक है, तो ये मैं चैप्टर कंप्लीट यूट्यूब पे दोबारा पढ़ाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ इस चैप्टर का ALP में शामिल नहीं था, वो भी हम अब यूट्यूब पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपने ये टॉपिक सुनना है तो ठीक है, आपको ही होगा फ़ायदा, क्योंकि बेटा इल्म का नुकसान तो कोई नहीं होता, फ़ायदा ही होता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है इसको समझें, आपको आगे जाके शायद ये चीज़ें काम आए। ठीक है, तो इसलिए ये समझ लें, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी ALP के मुताबिक इस चैप्टर की, वो भी मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर हम दोबारा से पूरी तरह एक बार फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का क्या मीनिंग है? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का बेटा यहाँ पे आप पहले हम उर्दू में देख लेते हैं कि आम लाइफ में हम क्या समझते हैं कंट्रोल को और स्ट्रक्चर को। ठीक है, फिर हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। कंट्रोल का मतलब इख्तियार भी होता है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में जाएं तो इसका मतलब होता है मैनेज करना, मतलब वो बंदा जो हर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। जैसे स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो सब चीज़ें कंट्रोल करता है, इस तरह एक कंपनी है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है, तो वो कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब आप ये समझ लें कि जो प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम जब हम लिख रहे होते हैं उस वक्त जो चीज़ कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब प्रोग्राम कहाँ से कहाँ लेके जाना है, किस लाइन नंबर से किस लाइन नंबर पे लेके जाना है, ये सब चीज़ें हम कंट्रोल में देखेंगे। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर्स के वैसे मतलब आप इंग्लिश में कहते हैं अरेंजमेंट, मुख्तलिफ पार्ट्स को मिलाते हैं, अरेंज करते हैं, इसको आप स्ट्रक्चर कह लेते हैं, या इसके लिए स्केलेटन भी लफ्ज़ यूज़ होता है, इसको आप उर्दू में ढांचा कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, स्केलेटन बनाती हैं। तो इस तरह बेटा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने ये देखना है प्रोग्रामिंग में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या वो कौन से हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं और उसके मुताबिक लॉजिक भी हमारी उसी से कंट्रोल होती है। ठीक है, यही बातें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। इसमें बेटा टोटल 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हमारे। ठीक है, उन्हीं 3 टॉपिक्स के फिर आगे फर्दर सब टॉपिक्स भी हैं। तो आज हम अपना सिर्फ फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेन, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डे 1 में हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन मतलब क्या है असल में कंट्रोल स्ट्रक्चर, वही बताएगा वो। तो व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, कि जो बुक में दी हुई है डेफिनेशन वो देखते हैं पहले। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? फ्लो ऑफ। फ्लो का मतलब होता है बेटा बहाव, जैसे आप पानी का बहाव कहते हैं, वाटर फ्लो इसको आप कहते हैं। यहाँ पे बहाव का मतलब है कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रोग्राम का फ्लो क्या है। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन आपको याद होगा, हमने पढ़ा था एक रन टाइम एरर्स या एग्जीक्यूशन एरर्स चैप्टर नंबर 1 में। तो वहां मैंने बताया था एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रन करना, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है। ठीक है, तो किसको कंट्रोल करता है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बेटा ये जो चीज़ है कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, मतलब बिल्कुल बुनियादी चीज़ है किसी भी लैंग्वेज के लिए। हर लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर लाजमी है, अगर वो नहीं होंगे तो उस लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, किसी खास लैंग्वेज में इनका कोई और नाम होता है, नाम कंट्रोल स्ट्रक्चर है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स यूज़ होती है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। ठीक है, यहाँ पे हम कोई और पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ें GW बेसिक, तो उसके मुताबिक हम यहाँ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। आगे बेटा टाइप्स क्या है इसकी? 3 टाइप्स हैं, यही 3 टाइप्स हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है, यही 3 टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट टाइप है सीक्वेंस।
सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब आपको पता है उर्दू में मतलब होता है तरतीब। मतलब आप कहते हैं कि फर्स्ट करें आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स लिख रहे हैं, तो आप ये सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है रैंडम, जिसको आप कहते हैं आप कोई भी नंबर लिख दें, 5 लिख दें, फिर 10 लिख दें, फिर 225 लिख दें, उसके बाद 220 लिख दें, कुछ भी रैंडमली आप नंबर लिखें, वो ऑपोजिट होता है सीक्वेंस का। फिर आप कोई तरतीब फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन सीक्वेंस में आप तरतीब को फॉलो कर रहे होते हैं, खास सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब जो हमने पढ़ना है सीक्वेंस, वो क्या है असल में, वो हम पढ़ चुके हैं वैसे बेटा। सीक्वेंस हम चैप्टर नंबर 1 और 2, 1 में तो हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट देखा था, 2 में हमने जो प्रोग्राम्स किए थे बेटा वो सीक्वेंस जो था स्ट्रक्चर उसको फॉलो करते हुए देखे थे, ठीक है। अब वो कैसे थे वहाँ बेटा, याद होगा आपको, हमने हर एक प्रोग्राम स्टेटमेंट के साथ एक लाइन नंबर लिखते थे और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता था, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर्स, मतलब असेंडिंग ऑर्डर भी आप उसको कह सकते हैं, पहले स्मॉलर लाइन नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, जो बाकी दो उनके नाम बता देता हूँ आपको। नंबर 2 सिलेक्शन, नंबर 3 लूप। अब जो बेटा सिलेक्शन है वैसे मतलब होता है इंतखाब करना, ठीक है, उर्दू में मतलब होता है इंतखाब। अब यहाँ पे जो दो पढ़नी है हमने स्टेटमेंट सिलेक्शन की, वो है इफ देन, ये पढ़ना है हमने इस चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर लैंग्वेज में होती है, ठीक है। उसके बाद इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, ये पढ़नी है बेटा हमने दो स्टेटमेंट्स इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जो लूप है, लूप होता है बेटा असल में कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने कुछ स्टेटमेंट्स या एक खास स्टेटमेंट भी रिपीट करनी है बार बार, तो बजाय आप उसको अगर फर्स्ट करें आपने 50 बार रिपीट करनी है उस स्टेटमेंट, तो क्या आप 50 बार लिखेंगे उसको, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फिर लूप यूज करते हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में बेटा हमने 3 लूप्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक है फॉर नेक्स्ट, नंबर 2 जो हम लूप पढ़ेंगे वो होगा व्हाइल, वेंट लूप, और जो लास्ट पढ़ेंगे वो मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं नेस्टेड लूप। क्या होगा वो, नेस्टेड लूप। थोड़ा सा बता देता हूं, इसका मतलब होता है लूप इन अनदर लूप, मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप अगर आप लगा दें तो फिर क्या बन जाता है, वो नेस्टेड लूप बनता है। वो फॉर में भी हो सकता है, व्हाइल में भी हो सकता है, और इफ देन जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें भी बेटा ये सब चीजें लग सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो लूप में चीजें लगेंगी नेस्टेड की, वो नेस्टेड लूप में आएंगी। जो इसमें आएंगी फिर आप इसको नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ देन एल्स या इफ देन कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल आगे की चीजें ये हम बाद में देखेंगे, बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मैंने इनका दे दिया, ठीक है। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक उस पर आते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। ये मैंने आपको पहले बात बता दी है कि इस स्ट्रक्चर में बेटा इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, आपको पता है प्रोग्राम का कोड आप यहाँ कह सकते हैं, या प्रोग्राम लाइंस जो होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीज कर रहा होता है लाइन नंबर 10 20 30 40 इस तरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। आपको पता है हमने पढ़ा था GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। एक बात बेटा आपको याद होगी, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम में कि अगर आप लाइन नंबर चेंज भी करते हैं, मतलब फर्स्ट करें आप लिख रहे हैं 10 20 30, फिर आपने लिखा 60, फिर आपने लिखा 40, फिर आपने लिखा 70, तो बेटा कैसे एग्जीक्यूट होगी, हमेशा बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। पहले लाइन 10 20 30, फिर आपने लिखा था 60, लेकिन पहले वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, 40 को, फिर करेगा 50 को, फिर करेगा 60 को, फिर इस तरह 70 को, ठीक है। तो हमेशा ऑर्डर को फॉलो करता है GW बेसिक, ठीक है। ये है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। आगे बेटा एक बात लिखी हुई है, वही जो मैंने अभी बताई है, इंस्ट्रक्शंस एट स्मॉलर लाइन नंबर्स आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो स्मॉलर लाइन नंबर्स पे लिखी होती हैं वो पहले एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, और जो ग्रेटर लाइन नंबर्स की हैं वो बाद में एग्जीक्यूट होती हैं। सिंपल यही बात उसने बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी इसकी दे दी है। अब आते हैं थोड़ी सी एग्जांपल उसने एक बुक में दी हुई है, बहुत आसान सी है, वो भी देख लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं करने की क्योंकि हम लास्ट चैप्टर में कर लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी आपकी। उसने कहा हुआ है, मैं फिलहाल
3 लाइनों में वो प्रोग्राम लिख रहा हूँ बेटा, जो उसने 5-6 लाइनों में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने रैम स्टेटमेंट यूज़ की है। ठीक है, तो हम वो बुक से जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। सिंपल उसने लिखा हुआ है कि r इज इक्वल टू, अब वैल्यू मुझे नहीं याद बुक में, फिलहाल हम 5 लिख लेते हैं। r की वैल्यू 5 दी हुई है, उसने शुरू में डिक्लेयर करवाई है, इनपुट नहीं दे रहा वो। ठीक है, उसके बाद एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू r इंटू r। अब r क्या है बेटा, ये रेडियस है असल में, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा था ये r इंटू r स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फिर याद होगा आपको, प्रिंट और फिर इसके अंदर लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, और फिर हम लिखते हैं सेमीकोलन के बाद एरिया, जो हमने लाइन नंबर 20 में लिखा था। लाइन नंबर 40 में एंड भी लिख सकते हैं आप, वो मैंने बताया था मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें बेटा सीक्वेंस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर है, उसके मुताबिक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया सीक्वेंस स्ट्रक्चर, लेकिन इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा इस सीक्वेंस स्ट्रक्चर से डिफरेंट चीज़ें भी पढ़नी है कि हम अगर सीक्वेंस को फॉलो ना करें तो क्या होगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करवाती हमें या नहीं करने देती। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है बेटा टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। ये टॉपिक इससे डिफरेंट है, मतलब इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखा, डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखी। अब उसमें टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी वो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, मतलब हम सारा कुछ देख भी चुके हैं विद एग्जांपल्स, विद प्रोग्राम्स। ठीक है, और स्टेटमेंट्स भी हमने देख ली थी। ठीक हो गया, तो ये जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है ये सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में फॉलो हुआ था। ठीक है, आगे भी ये फॉलो होगा, लेकिन ये आगे जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आ सकते हैं। एक बात और बता दूं बेटा आपको, ये आपकी प्रोग्राम की जो लॉजिक है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। शायद आप तीनों को कर रहे हो इस प्रोग्राम में, हो सकता है कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें आप इन तीनों को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ में सिर्फ 2 को करते हैं, कुछ में सिर्फ 1 को करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्राम क्या है। ठीक है, मतलब किस तरह का आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट होगा डे 1 का, वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अब आपने बेटा ट्रांसफर करना है, क्या मतलब, आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, किसको, कंट्रोल को, मतलब अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को आप एक जगह से अगर दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो वो 2 तरीकों से भेज सकते हैं, या उसकी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, अनकंडीशनल, कंडीशनल, मतलब कि आप अपने प्रोग्राम को अनकंडीशनली या कंडीशनली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, या फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है अनकंडीशनल और दूसरी टाइप है कंडीशनल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, और दोनों मैंने डिफरेंस में आप देखने लिखे हैं। ठीक है, अब इसको यहीं से पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग का चेंज है, बाकी कुछ वर्डिंग तो सेम ही है दोनों की। ठीक है, और एग्जांपल जाहिर है डिफरेंट होंगी दोनों की। तो देखते हैं, अनकंडीशनल, द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ अनकंडीशनल। ठीक है, नाम से आपको वैसे पता लग गया होगा इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है अनकंडीशनल, और कंडीशनल में कोई ना कोई कंडीशन होगी। देखते हैं, द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ, अब प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच होता है, स्विच का मतलब आप लिख सकते हैं चेंज होता है। ठीक है, चेंजेस टू अ या स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन, किसी एक खास लाइन पे जाता है। ठीक है, बाय स्किपिंग 1 और मोर लाइन्स। स्किप का मतलब क्या होता है, जंप भी कह सकते हैं या छोड़ना जिसको आप कहते हैं। ठीक है, मतलब स्किप करना। ठीक है, बाय स्किपिंग 1 और मोर लाइन्स, क्या करते हैं, स्किप करते हैं एक या एक से ज्यादा लाइन्स, जरूरी नहीं है एक लाइन हो, एक से ज्यादा लाइन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बाय स्किपिंग 1 और मोर लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बगैर। तो क्या होता है ये अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस, प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच करता है टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग 1 और मोर लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बगैर प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच होता है या चेंज होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर, मतलब जहां हम चाहते हैं वहां उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैंने आपको उर्दू में भी आसान लफ्जों में और जो यहाँ लिखा है उससे भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी साथ देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है जो हमने डे 2 में पढ़नी है, ये डे 2 का टॉपिक होगा हमारा, वो है गो टू स्टेटमेंट।
नाम से आपको लग रहा है पता, गो टू का मतलब आप ऐसे क्या कहते हैं, जाओ, जिसको आप कहते हैं, ठीक है, यहाँ जाओ, गो टू, ठीक है। अब जैसे आप कहते हैं गो टू होम या गो टू स्कूल, कि स्कूल जाओ, तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट है, मतलब हम कहेंगे प्रोग्राम को कि तुम बजाय नेक्स्ट लाइन नंबर पे जाने के, जैसे तुम जाते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तुम जाओ किसी खास लाइन नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप लोग प्रोग्राम में लिखेंगे। ये हम इसकी एग्जांपल अभी नेक्स्ट डे में करते हैं, ठीक है, गो टू स्टेटमेंट की, ठीक है। ये एग्जांपल किसकी है, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अब शुरू में जो डेफिनेशन है वो देखें सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। अब आप कहेंगे सर यहाँ लाइन नंबर है, यहाँ पे लाइन है, बात एक ही है बेटा, हम GW बेसिक में लाइन नंबर ही यूज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख दें लाइन नंबर या यहाँ भी लाइन लिख देंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि हम GW बेसिक में लाजमी लाइन नंबर्स यूज करते हैं। तो द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन, किसी खास लाइन पे स्विच करता है या चेंज करता है, बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइंस। यहां तक भी बात सेम है बेटा, कि बाय स्किपिंग क्या करता है, जंप करता है या छोड़ देता है, स्किप कर देता है। वन और मोर प्रोग्राम लाइंस, एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम लाइंस। अब यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन और मोर लाइंस, यहाँ पे लिखा हुआ है वन और मोर प्रोग्राम लाइंस। जाहिर है बेटा ये अंडरस्टूड है कि हम प्रोग्राम लाइंस की बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग ही करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। तो इसलिए आप चाहे यहाँ लिख दें प्रोग्राम लाइंस या यहाँ पे खाली लाइंस लिख दें, फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइन, अभी तक वही हमारी सेम डेफिनेशन चल रही है, लेकिन अब चेंज होगा। डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन, यहां पे आपने किसी सर्टेन कंडीशन पे क्या करना है, डिपेंड करना है, ठीक है। यहां पे आपका जो कंट्रोल है वो स्विच होगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन किसी खास कंडीशन पे, जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक ही बेटा वो ट्रांसफर होगा कंट्रोल का, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देख लें। ऑन गो टू स्टेटमेंट, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। दो बेटा इसकी एग्जांपल्स या दोनों हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, लेकिन ये दोनों एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज हम गो टू सिर्फ देखेंगे। तो ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू, थोड़ा सा बता देता हूं। ऑन गो टू, यहां पे बेटा ऑन गो टू पे असल में एक वेरिएबल कोई ना कोई यूज होता है, उस वेरिएबल के मुताबिक ट्रांसफर होता है कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट है ऑन एरर गो टू, नाम से पता लग रहा है एरर। अब ये क्या करती है बेटा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें एरर कोड और किस लाइन में हम एरर कर रहे हैं वो रिटर्न करती है, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है एरर, जिस प्रोग्राम में हम एरर करते हैं तो जिस लाइन पे हम कर रहे होते हैं एरर वो हमें बताती है स्टेटमेंट। इसके अलावा एक एरर का कोड भी हमें ये बता देती है, खास एक कोड होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, क्या वो कोड होता है। तो इतना बस देख लें कि दोनों स्टेटमेंट्स किसकी एग्जाम्पल हैं, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की, जिसमें ट्रांसफर होता है कंट्रोल का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन अ सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो ये बेटा हमने डे 1 का काम कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो बताई हैं, एक ये डेफिनेशन पढ़ी, एक ये पढ़ी और एक दो ये पढ़ी, टोटल 4 डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके देख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोग्राम भी देखा था हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर का, ठीक हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं बुक से और शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 41, इंट्रोडक्शन। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता दिया और यहाँ समझा भी दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक, 3 टाइप्स हैं। दीज आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। मैं शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा साथ साथ बता रहा हूँ, अगर आपने लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो रही है दोबारा, ठीक है। किसी ने अगर नहीं लिखे तो वो दोबारा लिख लें। तो पहला बनेगा क्वेश्चन, जो फर्स्ट लाइन है उसमें से डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इतना ही आपने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक, ठीक है। आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक, दीज आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या जैसे मैंने लिखा है लिस्ट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, all programs use some of these control structures to implement the program logic। मैंने बताया था प्रोग्राम की जो लॉजिक आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप किसी ना किसी स्ट्रक्चर को यूज कर रहे होते हैं, या एक को या तीनों को या किसी 2 को, ठीक है, किसी ना किसी को लाजमी यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, so far we have been using only the
सीक्वेंस स्ट्रक्चर। वो कह रहा है अभी तक हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर ही यूज करते आ रहे हैं। अब तक मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 और 2 में सीक्वेंस स्ट्रक्चर ही पढ़ा है। In sequence structure, instructions are executed according to the increasing order of their line numbers। ये भी बताया था मैंने आपको, सारा मैंने बताया। यहाँ भी हमने एग्जाम्पल भी देखी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर्स के मुताबिक सीक्वेंस स्ट्रक्चर में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो द इंस्ट्रक्शंस एट स्मॉलर लाइन नंबर्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मतलब जो आपकी इंस्ट्रक्शन स्मॉलर लाइन नंबर्स में है वो एग्जीक्यूट पहले होंगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बस मैंने यहाँ ऑलवेज नहीं लिखा, वो आप लिख दीजिएगा, इसका मतलब है हमेशा। ठीक है, बस वो आपको बुक से मैंने पढ़ा दिया। देन इंस्ट्रक्शंस एट ग्रेटर लाइन नंबर, वही बात कि पहले हमेशा स्मॉलर लाइन नंबर्स की एग्जीक्यूट होंगी और फिर ग्रेटर लाइन नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब यही बेटा प्रोग्राम उसने लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो आपको बता देता हूँ। लाइन नंबर 10, 20 और 30 में रैम लिखा हुआ है, वो मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफर कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट कंडीशनली और अनकंडीशनली। मतलब इस प्रोग्राम में कोई भी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, ना कंडीशनली और ना ही अनकंडीशनली। These statements are executed in the same sequence in which they are written। मतलब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, जिस सीक्वेंस में ये लिखी गई है। ठीक है, जैसे ये लिखा है मैंने उसी तरह एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 40 में बेटा r इज इक्वल टू 10.5 दिया हुआ है, मैंने 5 वैल्यू दी थी, तो उसके मुताबिक आंसर आप देख लें बुक में क्या आया है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, ये आपको पता है। प्रिंट एरिया, आगे उसी तरह उसने एरिया लिखा हुआ है। आगे लाइन नंबर 70 में एंड लिखा हुआ है। ठीक है, आउटपुट में उसका आंसर आ रहा है 346.185, हमारा इसके मुताबिक कुछ और आएगा, लेकिन ये बेटा यहाँ पे नहीं है जरूरी, हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, हम देख चुके हैं इस तरह के प्रोग्राम। ठीक है, मेन जो हमारा फोकस है वो आज है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, इन GW बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर कंडीशनली और अनकंडीशनली। वो कह रहा है कि जब हम GW बेसिक में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है कंडीशनली या अनकंडीशनली, वही उसने आगे बताया। GW बेसिक प्रोवाइड स्टेटमेंट्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अब GW बेसिक हमें दोनों टाइप्स ऑफ कंट्रोल के लिए स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन कौन सी है वो मैंने अभी आपको बताई हैं। गो टू स्टेटमेंट, ऑन गो टू स्टेटमेंट, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। Next, in unconditional transfer of control, the program control switches to a specific line by skipping one or more lines without any condition। ये मैं सारा आपको आराम से समझा दिया। ठीक है, कि यहाँ पे स्किप होती हैं लाइंस या ट्रांसफर होता है प्रोग्राम का कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बगैर। और इसकी एग्जांपल क्या है, गो टू स्टेटमेंट, जो अभी हम डे 2 में देखेंगे। इन कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस to a specific line number by skipping one or more lines depending on a certain condition। जो कंडीशन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है इसमें किसी ना किसी कंडीशन पे वो डिपेंड कर रहा होता है, तभी प्रोग्राम शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर। ठीक है, तभी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है किसी एक खास कंडीशन पे। ठीक हो गया, ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है, ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे अब तक जो मैंने बताया आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैंने 2 बताए थे। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, सेकंड पैराग्राफ में है, डिफाइन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर व्हाट इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इसका आंसर है, इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। बस यहाँ तक। ठीक है, जो हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, लास्ट जो बनता है डे 1 का, वो यही है जो मैंने डिफरेंस लिखा है। तो क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो आपने क्या लिखना है, पहले दोनों की डेफिनेशन जैसे मैंने लिखी है और फिर दोनों की एग्जाम्पल्स लिखनी है। ठीक है, इसकी एक ही एग्जाम्पल है और इसकी 2 एग्जाम्पल है, सिर्फ नाम लिखने हैं आपने उनके। ठीक है, तो ये बेटा हमारे इस तरह 4 शॉर्ट क्वेश्चन डे 1 के कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह डे 2 में अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की जो एग्जांपल है गो टू स्टेटमेंट, उसको देखेंगे और इसकी जो एग्जांपल है उनको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 2। डे 2 में हमने गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि एग्जाम्पल है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की। तो सबसे पहले देखते हैं कि गो टू स्टेटमेंट है क्या, मतलब उसका पर्पस क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है। जैसे हम पिछले चैप्टर में हमने हर कमांड और स्टेटमेंट का पर्पस, सिंटैक्स और एग्जांपल देखी थी, तो उसी तरह हम आज इसका भी करेंगे। गो टू स्टेटमेंट क्या है, इसका पर्पस सबसे पहले वो देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल
फ्रॉम अ प्रोग्राम लाइन, ये तो हमने देख लिया था लास्ट डे में कि क्या करता है, कि ट्रांसफर करता है कंट्रोल को, ठीक है। फ्रॉम अ प्रोग्राम लाइन, किसी एक प्रोग्राम लाइन से, ठीक है, टू अ स्पेसिफिक लाइन या टू अ स्पेसिफाइड लाइन। क्या मतलब, टू अ स्पेसिफाइड लाइन का मतलब किसी खास लाइन पे जिस पे हम चाहते हैं, ठीक है। फ्रॉम जहाँ से शुरू होगा और टू जहाँ पर जाना है। फ्रॉम आप समझ लें सोर्स और टू समझ लें डेस्टिनेशन। तो दोबारा देखें, यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ प्रोग्राम लाइन टू अ स्पेसिफाइड लाइन, किसी खास लाइन पर, आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस। आउट ऑफ द नॉर्मल मतलब, आउट का मतलब ऐसे होता है बाहर, तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस, कि प्रोग्राम का जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है उससे बाहर जाके। मतलब फर्ज करें आपने लाइन नंबर 10 लिखी है, 20, 30, 40, ये 4 लाइनें आपने लिखी हैं। अब उसमें आपने क्या किया, लाइन नंबर 10 में आपने लिख दिया इनपुट, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, लाइन नंबर 20 में लिख दिया आपने गो टू 40। क्या लिख दिया आपने, गो टू 40। तो बजाय लाइन नंबर 20 के बाद लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होती, क्या लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, 40, क्योंकि आपने लिखा है गो टू 40। तो ये है बेटा आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस। जो नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस होता है, और वो क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर्स, हम उससे बाहर जाके प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये है गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, बहुत आसान है, लाइन नंबर, यहाँ भी लिखा हुआ है लाइन नंबर। अब दोनों में क्या फ़र्क है बेटा, ये जो ये लाइन नंबर है ये तो आपको पता है हर स्टेटमेंट के साथ प्रीसीड करते ही, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि हर स्टेटमेंट से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, लाइन नंबर, ठीक है। आपको पता है इसकी वैल्यू वैलिड एक रेंज होनी चाहिए फ्रॉम 0 to 65529, ये हमने देख लिया था चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद है गो टू, ये कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है, ये भी हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में क्या होता है। लाइन नंबर, ये लाइन नंबर वो बेटा जहां पे आपने लेके जाना है, ये है वो स्पेसिफाइड लाइन वाली बात, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आज करते हैं दोनों, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो क्या सिंटेक्स है, लाइन नंबर, फिर गो टू लिखना है और उसके बाद फिर लाइन नंबर जिस पे आपने लेके जाना है। अब इसकी पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब आप कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं बेटा इसको, या कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है इसको। हमने इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा था कि जब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मतलब है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि कंप्यूटर कैसे इसको देखता है। सबसे पहली बात इसने लिखी हुई है यहाँ पे वैलिड लाइन नंबर। ये जो लाइन नंबर बेटा आपने देना है ये हमेशा कोई वैलिड लाइन नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है वैलिड लाइन नंबर, आपको पता है, अभी बताया था 0 to 65529, इसी रेंज में देना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट बात लिखी हुई है इंटरप्शन और डिस्करेज। इसका क्या मतलब है, ये बेटा फर्क है, ये इंटरप्रिटेशन है और ये है इंटरप्शन, तो दोनों में फर्क है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो इंटरप्शन है इसका मतलब क्या होता है, तातुल या रुकावट, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसको आप कह सकते हैं हर्डल, ठीक है। कोई ना कोई रुकावट आ जाए बीच में तो आप उसको क्या कहते हैं, इंटरप्शन, ठीक है। जैसे आप बोल रहे होते हैं तो बीच में कोई बोले तो आप उसको कहते हैं मुझे इंटरप्ट ना करो, मतलब मुझे रोको ना, मेरे बात कंप्लीट होने तो उसके बाद बोलना, मतलब मेरे बीच में जब मैं काम करूं तो बीच में इंटरप्ट ना करो, रोको नहीं मुझे, तो इसका मतलब है इंटरप्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रोग्राम के साथ, यही तो कर रहे हैं बेटा। अच्छा वाला प्रोग्राम का फ्लो हो रहा होता है फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर, मतलब 10, 20, 30। हम क्या कहते हैं, अचानक से लाइन नंबर 100 पे चले जाओ, 200 पे चले जाओ, 150 पे चले जाओ। तो इस तरह बेटा हम इंटरप्शन कर रहे हैं पैदा प्रोग्राम के फ्लो में, नॉर्मल फ्लो में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बेटा हो तो जाएगा, मतलब प्रोग्राम को जाहिर है जहां आप कहेंगे वहां हो जाएगा, लेकिन बेटा जब आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ करेंगे इसके 2-3 नुकसान आते हैं। एक तो नुकसान सबसे बड़ा आपको है कि आपको नहीं आएगी समझ कि कहाँ कौन सा फ्लो लेके जाना है जब इतनी ज़्यादा आप गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं उनमें और मुश्किल हो जाएगी आपको, ठीक है। तीसरी बात, ये अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं है, मतलब इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझा जाता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग की फील्ड में, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, डिस्करेज, मतलब इसकी हौसला शिकनी की जाती है, या इसको अच्छा नहीं समझा जाता या इसको पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब ये बात नहीं कि आप यूज़ ही नहीं कर सकते, अब आप कहेंगे सर हम क्यों पढ़ रहे हैं जब अब इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा डिस्करेजिंग होता है। असल में बेटा बहुत ज़्यादा जब आप यूज़ करेंगे ना तो इसको तब ये हो जाएगा डिस्करेज। अगर आपने एक ही प्रोग्राम में इस तरह किया कि आप स्टार्ट किए प्रोग्राम, फ़ौरन आप प्रोग्राम को ले गए एंड पे, फिर दोबारा लेके आए हैं ऊपर, फिर लेके गए मिडल में, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह आप जब बार बार करेंगे तो फिर इंटरप्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 या 2 बार कर रहे हैं तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन में कि एक तो वैलिड लाइन नंबर होने चाहिए, और इंटरप्शन से क्या होता है
कि प्रोग्राम का फ्लो ख़राब होता है और ये डिस्करेज किया जाता है। अब यहाँ पे इंटरप्शन का मतलब मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अगर आप बार इंटरप्ट करें, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये देख लेना कि फ़र्ज करें आप कहीं बैठे हुए हैं, फ़र्ज करें आप पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसके दरमियान में कोई कह रहा है कि मुझे ये ला दो या मेरा ये काम कर दो पहले, तो चलें आप एक दो बार तो शायद वो काम कर लें, लेकिन जब बहुत बार वो बोलेगा दूसरा शख्स तो फिर आपको क्या होगी, आप अनॉय हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो बार बार क्यों हो रहे हैं आप अनॉय? क्योंकि इंटरप्शन आ रही है आपके काम में, आप एक अपना एक काम खास कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो बार बार जब उसमें इंटरप्शन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे भी यही होता है बेटा, जब आप बार बार यूज़ करेंगे तो फिर एक तो सबसे बड़ा मसला आपको नहीं आएगी समझ, और कंप्यूटर तो काम कर लेगा लेकिन वो आपके लिए मसला होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि फ्लो को कहाँ से कहाँ लेके जाना है जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद बेटा एक बात यहाँ लिखी है मैंने, इसको बड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। इसके लिए दो बातें में से उसने लिखी हैं, एक बात तो मैं यहाँ से समझाता हूँ, तो दूसरी बात इसके बाद जो लिखी है वो आपको इन एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने वो नहीं लिखी, वो हम बुक से पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। अब देखें क्या बात है, वो कहता है इफ़ देयर इज़ एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, अगर एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, क्या मतलब? वो स्टेटमेंट जो रन हो सकती है। अब बेटा वो कौन सी स्टेटमेंट है जो रन नहीं हो सकती? आपने एक ही स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, रैम स्टेटमेंट, रिमार्क स्टेटमेंट, जो नहीं एग्जीक्यूट होती, जो एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो वो क्या है? एक नॉन एग्जीक्यूटेबल, और इसके अलावा बाकी तमाम जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है? एग्जीक्यूटेबल है। तो वो कह रहा है इफ देयर इज एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, अगर एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, कहाँ है वो देखते हैं, एट लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन गो टू स्टेटमेंट, उस लाइन नंबर पे जो आपने गो टू के बाद लिखी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी मैं देता हूं तब आपको समझ आएगी, ठीक है। पहले मैं कंप्लीट कर लूंगी। इफ देयर इज एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एट लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन गो टू स्टेटमेंट, ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट, देन दिस एंड द स्टेटमेंट्स, मतलब वो स्टेटमेंट और उसके बाद वाली, एंड द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इट, ये उसने आगे लिखा है, एंड द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इट आर एग्जीक्यूटेड। तो क्या होगा बेटा कि वो स्टेटमेंट जो आपने गो टू के बाद लिखी है, मतलब वो लाइन नंबर जो आपने गो टू के बाद लिखे हैं जिसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो होगी एग्जीक्यूट, एंड द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इट, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये आपको शायद समझ ना आई हो जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। फर्स्ट करें, मैं पूरी एग्जाम्पल नहीं दे रहा, वो तो यहाँ मैं बताऊंगा, छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। मैंने इतना लिख लिया फिलहाल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, ठीक है। आगे नहीं मैं कंप्लीट लिख रहा, बस आपको समझाना है मैंने। आगे हम यहाँ कुछ भी लिखा है, हमने यहाँ भी लिखा है। यहाँ पे हम लाइन नंबर 40 में लिखते हैं गो टू 70। क्या लिखा है मैंने? गो टू 70। और मैं थोड़ी सी लाइन नंबर्स और कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी लिखा हुआ बेटा, मैं आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा यहाँ समझ आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे समझे मैंने एक और इनपुट लिया हुआ है या प्रोसेसिंग की हुई है, कुछ भी किया हुआ है। अब जब लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुई, फिर होगी 20, फिर उसके बाद 30। जैसे ही लाइन नंबर 40 पे आएगा तो वो उसको कह रहा है गो टू 70। अब जरा सिंटेक्स पे भी आ जाए। सिंटेक्स देखें, लाइन नंबर, ये जो 40 है ये क्या है? लाइन नंबर है। उसके बाद गो टू, ये गो टू लिख दिया। ये लाइन नंबर कौन सा है? जहां पे आपने लेके जाना है, मतलब स्पेसिफाइड लाइन जो मैंने बताया था आपको। तो ये 70 क्या है? जिस लाइन पे आपने लेके जाना है। गो टू 70 क्या कह रहा है? ये 70 लाइन पे जाओ। 70 लाइन कहाँ पे है? यहाँ पे लिखी हुई। और यहाँ पे फर्ज करें मैंने लिखी हुई है एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो क्या हो सकती है? जो कोई भी हो सकती है, प्रिंट हो सकती है, इनपुट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फिलहाल प्रिंट। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? प्रिंट। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, हम दोबारा ये मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ आएगी आपको। इफ देयर इज एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एट लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन गो टू स्टेटमेंट। देखिए गो टू स्टेटमेंट में क्या लाइन नंबर लिखे हैं? 70, ठीक है। स्पेसिफाइड इन गो टू स्टेटमेंट। इफ देयर इज एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, अगर वो जो आप स्पेसिफाइड कर रहे हैं वो एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रही है आपको। देखिए लाइन नंबर 70 कहाँ लेके जा रही है मुझे? प्रिंट, जो क्या है? एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो क्या होगा? देन दिस, क्या मतलब है दिस का? ये है मतलब दिस का, मतलब ये है दिस, मैं यहां लिख रहा हूं फिलहाल दिस, ये मतलब है दिस का, मतलब प्रिंट जो लिखा है मैंने वो दिस है। देन दिस एंड द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इट। अब मैं इसके बाद कुछ भी लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं प्रिंट, या दोबारा इनपुट लिख रहा हूं, कुछ भी चले। इनपुट की बजाय हम 3 प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को एंड करते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रोग्राम वैसे ही लिखा है कोई समझाने के लिए आपको। तो क्या होगा?
दिस का मतलब क्या है, देन दिस एंड द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इट, और उसके बाद जो स्टेटमेंट उसको फॉलो कर रही हैं, इट आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वो कौन कौन सी होंगी, लाइन नंबर 80, 90 और 100। अब बताएं बेटा मुझे इस प्रोग्राम में क्या लाइन नंबर 50 और 60 एग्जीक्यूट हुई हैं? नहीं हुई बेटा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई और प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो ये है बेटा गो टू स्टेटमेंट कि आपने ट्रांसफर किया कंट्रोल को विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, और उसको आप किसी खास लाइन नंबर पे ले गए। ठीक हो गया, ये हमने बेटा एग्जांपल कर ली। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए करवाई थी। ठीक है, जो इसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है बुक में, वो आपको इन दोनों एग्जांपल से समझ आ जाएगा। वो इस तरह ही है, इसमें बस ये चेंज करना है आपने, इफ देयर इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल, अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आ गई, वो क्या है, रैम स्टेटमेंट है, वही हमने इन दोनों एग्जांपल्स में करना है। तो क्या होगा वो भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं बेटा इसकी एग्जांपल्स पे। दोनों एग्जांपल्स में थोड़ा सा फर्क है, कुछ चीजें सेम है, स्टार्ट से कुछ सेम है, बाद में थोड़ा सा चेंज आता है, और दोनों की जो आउटपुट है वो भी चेंज आएगी। ठीक है, थोड़ी सी चेंज आएगी। फर्स्ट वाली जो आउटपुट है वो सेकंड वाले में भी आएगी, लेकिन सेकंड वाले में एक एक्स्ट्रा आउटपुट भी आएगी, वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखें सबसे पहले लाइन नंबर 10, रीड ए बी एक्स वाई। याद होगा आपको, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था रीड डेटा स्टेटमेंट क्या होती है। रीड में हम लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और डेटा में लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जिसको आप वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने रीड में क्या लिखा है, ए बी एक्स वाई, ये क्या है, 4 वेरिएबल्स हैं, और डेटा में क्या लिखा है 6 3 4 5, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं या वैल्यूज हैं। ठीक है, जो इन वेरिएबल्स को कॉरिस्पॉन्ड करेंगे, या ये वेरिएबल इन वैल्यूज को कॉरिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, ये 1-to-1 कॉरिस्पॉन्डेंस होती है, ये भी अभी हम देखते हैं दोबारा। अच्छा, रीड ए बी एक्स वाई, ये हमने देख लिया, रीड होंगी भाई वैल्यूज 4 वेरिएबल्स की। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या लिखा है, गो टू 60, फौरन वो कह रहा है कहाँ जाओ, लाइन नंबर 60 पे। देखते हैं क्या है 60 पे। 60 पे बेटा उसने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, 60 पे उसने लिखा हुआ है रैम। क्या लिखा हुआ है, रैम। अब मुझे बताएं क्या ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है? नहीं बेटा, ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे आएगा प्रोग्राम, तो ये दोनों क्या एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, तो ये रन नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 60, उसके बाद क्या है 65, ये भी रैम है। फिर क्या रन होगा, लाइन नंबर 70। अब लाइन नंबर 70 में क्या लिखा हुआ है, गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x इज इक्वल टू ए स्टैटिक x। अब लेट क्या है, याद होगा आपको, लेट एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जो वैल्यू को असाइन करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे हो रहा है लेट x इज इक्वल टू ए स्टैटिक x। अब हम ऐसा करते हैं, वैल्यूज करते हैं पुट a और x की, जैसे हम समझते हैं हर बार प्रोग्राम को, उसी तरह करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज के लिए बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यूज, ऊपर a की वैल्यू है बेटा, देखें जो किसको कॉरिस्पॉन्ड, फर्स्ट वाली जो डेटा में लिखी हुई है 6। नेक्स्ट बी की वैल्यू हमारे पास है 3। नेक्स्ट सी की वैल्यू सॉरी सी नहीं है, एक्स है, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 5। वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5 है। ठीक है, बिल्कुल सही, इसी तरह हमने लिखना है। ठीक हो गया, आगे बेटा देखें, अब वैल्यू करते हैं पुट इसकी। ए की वैल्यू हमारे पास है 6, एक्स की वैल्यू हमने लिखी है 4, तो 6 इंटू 4, स्टैटिक का साइन आपको पता है मल्टीप्लीकेशन का काम करता है, तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। मैं यहां पे लिख रहा हूं फिलहाल 24। अब ये जो 24 है इसको मैं इक्वल कर रहा हूं, चलें, ये 24 कहां पे स्टोर हो जाएगा, आके इस वेरिएबल x में। कहां पे हो जाएगा, x वेरिएबल में स्टोर। क्यों, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यूज हो रही है। ठीक हो गया, तो ये x की वैल्यू 24 कहां पे स्टोर हो जाएगी, x में। आगे देखें, नेक्स्ट लाइन नंबर 80 पे जाएगा, लेट y इज इक्वल टू बी स्टैटिक y। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3 और y की वैल्यू हमारे पास 5, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, और ये जो 15 है ये कहाँ पे हो जाएगा स्टोर, जाके इस y वेरिएबल में। ठीक हो गया, अब बेटा y में क्या स्टोर हो गया 15, x में क्या स्टोर हो गया 24, याद रखें अब इसको। नेक्स्ट चले लाइन पे, प्रिंट एक्स वाई, और x कॉमा भी डाला हुआ है बीच में, आपने देखना है कैसे ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे। मैं तो यहाँ नहीं दिखा सकता बेटा, इतनी स्पेस नहीं है, कंप्यूटर पे भी हम इसको देखेंगे जब हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स फिर हम कंप्यूटर पे भी देखेंगे इसको। अब बेटा प्रिंट एक्स कॉमा वाई प्रिंट करना है आपने। अब x की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 24 और y की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 15, ये दोनों बेटा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे होंगे बहुत से देखें, कॉमा लगा हुआ है, आपने पढ़ा था यूज ऑफ कॉमा एंड सेमी कॉलन यूजिंग
प्रिंट स्टेटमेंट। याद होगा आपको, अगर आप कॉमा यूज करते हैं तो थोड़ी सी स्पेस आती है बेटा, एक आउटपुट में और दूसरी आउटपुट में, मतलब थोड़ी सी गैप आता है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप सेमीकोलन यूज करते हैं तो बिल्कुल साथ साथ आती है आउटपुट। ये हमने देख ली थी लास्ट चैप्टर में एग्जाम्पल। तो यहाँ भी यही होगा, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू 24 है और वाई की वैल्यू 15 है, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन थोड़े स्पेस के साथ। मैं इस तरह आपको बता देता हूँ, चले यहाँ पे देख लें, 24 यहाँ पे आएगा और 15 थोड़ा सा स्पेस के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको कंप्यूटर पे। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है लाइन नंबर 100 पे, डेटा 6345। अब बेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब याद रखें, जैसी रन होगा प्रोग्राम तो फौरन प्रिंट होने से पहले पहले ये वैल्यू रीड के साथ डेटा हमेशा चलता है। याद रखें, रीड कभी भी रन नहीं होगा जब तक डेटा उसके पास नहीं होगा, तो इसलिए रीड और डेटा हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो क्या होगा, रीड का जो वेरिएबल है फौरन वो लेगा वैल्यूज जो यहाँ पे रखी हुई है और फिर उसके मुताबिक क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया, ये हमने बेटा देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरी एग्जाम्पल है। अब वो क्या उसमें चेंज किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, गौर से देखें। अब गो टू लगाने से क्या हुआ है, गो टू लगाने से ये हुआ बेटा कि लाइन नंबर 30, 40, 50 ये तीनों एग्जीक्यूट नहीं हुई। हालांकि ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं, क्योंकि तीनों में, दो में तो हो रही है प्रोसेसिंग और एक में क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट हो रही है, यानी आउटपुट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए ये 3 लाइन नंबर्स एग्जीक्यूट नहीं हुई हमारे इस प्रोग्राम में। अगर आप चाहते हैं ये 3 लाइन नंबर्स भी एग्जीक्यूट हों तो फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है लेकिन समझ आ जाएगी अगर हम वैल्यू से करेंगे इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं, वही है बेटा स्टार्ट से लाइन नंबर 10, रीड ए बी एक्स वाई, उसी तरह ये मैं आपको बता चुका हूँ। लाइन नंबर 20 पे भी सेम है, गो टू 60, कहाँ पे जाएगा, लाइन नंबर 60 पे। देखते हैं, ये हमारे पास लाइन नंबर 60 है, वही बेटा 60 पे लिखा हुआ है रैम, और फिर 65 पे क्या लिखा हुआ है, रैम। दोनों उसी तरह रन होंगी, मतलब रन का मतलब रन नहीं होंगी, मतलब रन तो नहीं होती है, ये नेक्स्ट पे लेके जाएंगे इस लाइन को, ठीक है। वो क्या है, 70। लेट एक्स इज इक्वल टू ए स्टेरिक एक्स, ये वही बात है बेटा जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, सेम मैं उसी तरह वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह बेटा यहाँ पे 3 और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब बेटा हम इसको उसी तरह एरोज लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो वही सेम चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अब बेटा गौर से देखें, आगे लिखा हुआ है प्रिंट x कॉमा y, उसी तरह होगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 24 और 15, सेम इसी तरह होगा, ठीक है। 24 और 15, चलो मैं ये नहीं लिखता दोबारा क्योंकि मैंने नेक्स्ट आउटपुट लिखनी है इसकी, इसी तरह प्रिंट हो जाएगा दोबारा, ठीक है। आगे आए बेटा, अब देखें यहाँ पे लिखा था प्रिंट x कॉमा y, यहाँ पे भी ये लिखा था, लेकिन इस प्रोग्राम में फौरन लिखा हुआ था डेटा, ठीक है, ताकि वैल्यूज मिल जाएं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 95 लाइन पे, गो टू 30। अब ये दूसरी गो टू स्टेटमेंट यूज कर लिया उसने। वो कहता है जैसे ये स्क्रीन पे प्रिंट हो 24 और 15 तो प्रोग्राम को कहाँ ले जाओ, लाइन नंबर 30 पे। अब हम लाइन नंबर 30 पे लेके चलते हैं इस प्रोग्राम को, लाइन नंबर 30 पे लेके चलते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा इधर, ठीक है। लाइन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक एक्स प्लस ए, ठीक है। अब मुझे बताएं x की वैल्यू बेटा क्या होगी। x की वैल्यू आप कहेंगे सर x की वैल्यू हमारे पास है 4, यही हम पुट कर देते हैं। नहीं बेटा, x की वैल्यू अब 4 नहीं है, x की वैल्यू अभी आपने करवाई है प्रिंट, क्या है, x की वैल्यू अभी प्रिंट करवाई है 24 और y की वैल्यू क्या है 15, यही रहेगी बेटा मेमोरी में, क्योंकि प्रोग्राम एंड नहीं हुआ अभी, प्रोग्राम उसी तरह रन हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो जैसे ये गो टू 30 जाएगा तो x की वैल्यू क्या उसको मिलेगी जो हमने आखिरी करवाई हुई है प्रिंट, या जो पड़ी हुई है मेमोरी में अभी भी, वो क्या पड़ी हुई है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 24, तो 24 इंटू 24 इज इक्वल टू आई थिंक 576 होता है जी, 576, ठीक है। तो 576 प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास वही रही है, वो चेंज नहीं हुई, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं प्लस लिख देता हूँ 6, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 582, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 582, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाएगा लाइन नंबर 40 पे, लेट y इज इक्वल टू y स्टेरिक y प्लस b, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी, मैंने बताया था लास्ट 15 है, 5 नहीं है, कंफ्यूज ना हो, मैंने वहां पे वही लिख रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम्पल 1 के लिए था, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 के लिए भी स्टार्ट में यही रहती है वैल्यू x और y की, तो कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए यहाँ भी वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। अब क्या वैल्यू है बेटा y की, 15 है, तो 15 इंटू 15 225 और 225 प्लस b की वैल्यू क्या है 3, तो आ जाएगा 228, तो यहाँ पे लिखा मैं 25
यहाँ पे भी 25, यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो आंसर आएगा 228। ठीक है, अगर आपको नजर सही नहीं आ रहा तो हम जब कंप्यूटर में करेंगे तब देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही बोल देता हूँ। अब x की वैल्यू हो गई है 582 और y की वैल्यू हो गई है 228। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा क्या होगा, आप गौर से देखें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोग्राम। लाइन नंबर 50 पे आएगा प्रिंट x, y। अब x में क्या पड़ा हुआ है वैल्यू 582 और y में क्या पड़ी हुई है 228, तो ये स्क्रीन पे हो जाएगी प्रिंट। ठीक है, कहाँ पे होगी, इसके बाद ये पहले के प्रिंट हुए में। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा 582 228। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कंप्यूटर पे भी। ठीक हो गया, ताकि हम आंसर कंफर्म करें अपना। उसके बाद क्या होगा बेटा, आगे देखें, कंप्लीट नहीं हुआ। 55 पे क्या लिखा हुआ है, गो टू 100। फौरन जाओ लाइन नंबर 100 पे। लाइन नंबर 100 पे देखते हैं क्या हो रहा है भाई। लाइन नंबर 100 पे जाते हैं, यहाँ पे हो रहा है बेटा डेटा 6,3,4,5। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो रीड में थे वेरिएबल्स उनको दे दो डेटा, लेकिन बेटा अब फायदा नहीं है देना क्योंकि हम पहले ही दे चुके हैं। तो क्या होगा, फौरन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम भी खत्म होता है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में बेटा आपने ये देखा है कि तमाम लाइंस एग्जीक्यूट हुई हैं। ये ऐसा कोई लाइन नहीं है जो एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसमें लाइन नंबर 30, 40, 50 एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें बेटा तमाम एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब वो जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अब आप कहेंगे सर 60, 65 दोनों में नहीं हुई, वो तो बेटा है ही नॉन एग्जीक्यूटेबल, तो वो तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोग्राम में आप देखें, इस एग्जाम्पल में तमाम लाइन्स एग्जीक्यूट होने वाली जो हो सकती थी वो एग्जीक्यूट हो गई हैं। ठीक है, और आखिर में प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि उसके बाद मैंने बताया आपको जो यहाँ लिखा हुआ डेटा, इसका कोई नहीं होगा फायदा, फौरन ये प्रोग्राम को एंड कर दे, क्योंकि हम पहले ही वैल्यूज रीड वैल्यूज ले चुके हैं डेटा से प्रोग्राम के स्टार्ट में। ठीक है, तो ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, तो फौरन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक हो गया, ये बेटा हमने एग्जाम्पल देख ली, आउटपुट भी देख ली। पहले वाली की आउटपुट आएगी सिर्फ 24 और 15, और दूसरे वाले की आएगी 24, 15, और नेक्स्ट लाइन में आएगी 582 और 228। ये हम कंफर्म कर लेंगे। अगर हमारा आंसर ये सही नहीं भी आया, हम कंप्यूटर से देखेंगे वो सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब हम देखते हैं जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं। पेज नंबर 41, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। पहले मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा बुक से, उसके बाद फिर मैं जो एग्जाम्पल्स वाली थ्योरी है वो मैं आपको जब प्रोजेक्टर पे कर रहे होंगे हम तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखें पेज 41, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। द अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल causes a move of the control from one part of the program to the other without any condition। वही बात हमने पढ़ा था लास्ट डे में भी, वही बात की है उसने। ठीक है, कि विदाउट एनी कंडीशन हम प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। In GW Basic, the go-to statement is used to implement अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। जो उसकी एग्जांपल है, हम GW बेसिक में गो टू स्टेटमेंट के जरिए अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को इंप्लीमेंट करते हैं। गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ प्रोग्राम लाइन to a specified line out of the normal program sequence। बस मैंने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है, कॉन्सेप्ट वही है बेटा जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, कि आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस हम क्या करते हैं, एक खास लाइन पे प्रोग्राम को लेके जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंटेक्स पता है आपको, लाइन नंबर, गो टू, लाइन नंबर। अब दोनों लाइन नंबर में क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज नंबर 42, इंटरप्रिटेशन। द लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम। ये मैंने बताया, एक वैलिड लाइन नंबर होना चाहिए फ्रॉम 0 to 65529, ये रेंज होती है। द प्रोग्राम कंट्रोल इमीडिएटली जंप्स, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, जंप्स टू द स्पेसिफाइड लाइन नंबर विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन। विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन का मतलब हमने पढ़ा था अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल में कि कोई भी कंडीशन टेस्ट नहीं होती। दिस कॉजेज इंटरप्शन इन द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो। इससे क्या होता है, इंटरप्शन होती है, क्या मतलब रुकावट आती है, कोई ना कोई हर्डल आती है इन द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो, नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो में, विच इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस इन मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझा जाता मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आजकल आ रही है। ठीक है, गुड प्रैक्टिस का मतलब ये भी कह सकते हैं अच्छी आदत नहीं समझा जाता। ठीक है, दैट्स व्हाई इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज डिस्करेज। तो इसलिए बेटा मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिस्करेज किया जाता है गो टू स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। ठीक है, इफ देयर इज एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एट द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन गो टू स्टेटमेंट, ये वही बात है जो मैंने यहां लिखी थी। ठीक है, then this and the statements following it are executed। ये मैं आपको समझा चुका हूं इस एग्जांपल से ये सारी बात। ठीक है, कि अगर कोई लाइन नंबर ऐसी है जो गो टू स्टेटमेंट में आपने लिखी है जो एग्जीक्यूटेबल है, तो फिर क्या होगा, पहले वो लाइन रन होगी, मतलब दिस लाइन, और फिर
उसके बाद जो भी लाइन उसको फॉलो कर रही होंगी वो रन होगी, ठीक है। अदरवाइज, अच्छा इसके अलावा क्या होता है, इसके बरक्स, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट। अब ये जो अदरवाइज है ये बेटा ये एग्जांपल है। अब अदरवाइज का मतलब अगर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आई तो क्या होगा, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अदरवाइज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। देखें, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों की फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कौन सी थी, इसकी भी 70 थी और इसकी भी 70 थी, ठीक हो गया। अच्छा अब हम जाते हैं थोड़ा सा दूसरी एग्जांपल पे। यहाँ पे देखें गो टू 30, यहाँ पे भी देख लेते हैं वही काम। 30 क्या है, 30 पे लिखा हुआ है लेट, तो लेट क्या एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, यस ये क्या है एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो यहाँ भी बेटा उसी तरह ट्रांसफर हो रहा है कंट्रोल। ये एग्जांपल इसके लिए थी जो अभी मैंने बताया, ये इसको फॉलो करती है, ठीक है, या इसको ये बयान करती है। नेक्स्ट एक बार फिर पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट। आफ्टर दिस स्टेटमेंट का मतलब जैसे ही आप जो लिखी हुई है उसने स्टेटमेंट, उसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर दिस स्टेटमेंट। ठीक हो गया बेटा, ये हमने देख लिया। उसके बाद बेटा अब आगे जो है वो सिर्फ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको जब प्रोजेक्टर पे कर रहे होंगे तब वो आपको मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा इसकी। इसका एक लिखने शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 41 पे आएगा, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट। तो आप पहले लिखेंगे इसका पर्पस और उसके बाद इसका सिंटैक्स लिख देंगे। एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ी हो जाएगी एग्जांपल, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी जब हम कंप्यूटर पे करेंगे तब एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा और आ सकता है पेज नंबर 42 पे जो मैंने ये लिखवाया है इंटरप्शन वाला, ठीक है। क्वेश्चन ये लिख लें आप कि व्हाई द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज डिस्करेज, मतलब क्यों किया जाता है गो टू स्टेटमेंट को या गो टू स्टेटमेंट के इस्तेमाल को डिस्करेज, ठीक है, क्यों हम नहीं करते। इसका आंसर बेटा लाइन नंबर 3 जो है यहाँ से थोड़ा सा मैं खुद से लिखवा रहा हूँ, इस तरह लिखेंगे आप आंसर, स्टार्ट इस तरह करेंगे, गो टू स्टेटमेंट इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स लिखना है आपने, गो टू स्टेटमेंट इंटरप्ट्स, आगे जो सारा बुक में लिखा है वो लिखें। द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो विच इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस इन मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट्स व्हाई in the most of the programming languages the use of go to statement is discouraged। यहाँ तक लिखना आपने। स्टार्ट में थोड़ा सा मैंने बताया जो लिखना है वो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा और बाकी सारा बुक वाला है, ठीक है। अच्छा बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पे डे 2 का जो हमारा बोर्ड वर्क था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया विद वैल्यूज। अब हम इसको देखते हैं कंप्यूटर पे कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डे 2 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 2 का प्रैक्टिकल वर्क। इसमें सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखनी है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल हमने देखी थी, ठीक है। ये सारा मैं आपको बुक से अभी पढ़ाता हूँ। पहले हम ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इधर इसको GW बेसिक में टाइप करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ GW बेसिक। यहाँ पे आपको फिलहाल स्क्रीन अगर नज़र आ रही है छोटी तो मैं इसको मैग्नीफाई बाद में कर दूंगा, बल्कि साथ साथ ही मैं इसको मैग्नीफाई भी कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाए। फुल स्क्रीन का थोड़ा सा मसला आ रहा था तो इसलिए मैं इसको मैग्नीफाई करके ऑन करता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं हम लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 में उसने कहा था रीड A, B, X, Y। नेक्स्ट लाइन नंबर 20, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू 60। लाइन नंबर 30 लेट X इज इक्वल टू X स्टेरिक X प्लस A। नेक्स्ट लाइन नंबर 40 लेट Y इज इक्वल टू Y स्टेरिक Y प्लस B। नेक्स्ट लाइन नंबर 50 प्रिंट X, Y। नेक्स्ट लाइन नंबर 60 इस पे लिखा हुआ है उसने रैम। हम भी फिलहाल बेटा क्या लिख रहे हैं, रैम ही लिख रहे हैं, ठीक है। अभी उसने जो लिखा हुआ है बुक में वो आपको बाद में पढ़ा दूंगा। लाइन नंबर 70 पे उसने लिखा हुआ है लेट X इज इक्वल टू A स्टेरिक X। नेक्स्ट लाइन नंबर 80 पे लिखा हुआ है लेट Y इज इक्वल टू B स्टेरिक Y। नेक्स्ट लाइन नंबर 90 प्रिंट X, Y। और लाइन नंबर 100 रीड के साथ पता है आप क्या यूज़ करते हैं, डेटा में लिखा हुआ है 6, 3, 4, 5। लाइन नंबर 110 पे लिखा हुआ है एंड, ठीक है। अब ये बेटा हमने प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब रन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रन या F2 कर दें प्रेस आप, एंटर।
जैसे ही बेटा आपने एंटर प्रेस किया, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि क्या आया लिखा हुआ 24 और 15। यही हमने जब पढ़ा था बोर्ड पे तो इसी तरह हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, 24 और 15। ये गैप भी क्यों आया, क्योंकि आपको बताया आपने प्रिंट के साथ क्या यूज़ किया, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कॉमा यूज़ किया, तो इसलिए ये गैप आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर देख लें, रीड ए बी एक्स वाई, ये रीड कहाँ से होंगी वैल्यूज, यहाँ से लाइन नंबर 100 से। फौरन जैसी ये लाइन रन होगी फौरन ये वैल्यूज पहले ही अपने पास स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 6 3 4 5 ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, ये रीड डेटा स्टेटमेंट। जैसे ही ये लाइन नंबर 10 रन होगी फौरन ये जो वैल्यूज हैं, ए की वैल्यू 6, बी की 3, एक्स की 4 और वाई की वैल्यू 5 इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जब हम करेंगे प्रिंट तो वो फिर उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके हमें आंसर देगा। उसके बाद गो टू 60 पे जाएगा फौरन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैम। लाइन नंबर 65 में भी क्या लिखा हुआ है, रैम। तो ये है वो चीज हमने पढ़ा था, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अगर तो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आ जाए गो टू के बाद जो आपने लिखा है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसके बाद वाली लाइन चलती है। ठीक है, तो वो कौन सी है, 70। तो लेट x इज इक्वल टू a स्टेरिक x और लेट y इज इक्वल टू b स्टेरिक y। अब वैल्यूज करते हैं पुट। a की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू x की वैल्यू हमारे पास 4, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। वो यहाँ पे x में स्टोर हो गया और जब प्रिंट करवाया तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट लेट y इज इक्वल टू b स्टेरिक y, b की वैल्यू हमारे पास है 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 5, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ये y की वैल्यू 15 यहाँ स्टोर हुई, जब प्रिंट करवाया तो यहाँ पे प्रिंट होगी और फिर प्रोग्राम आप देखते हैं प्रिंट होके फिर मिलता है इसको डेटा और फिर उसके बाद एंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्राम इस तरह हमारा एंड हो गया। ये तो बेटा सिंपल प्रोग्राम था। सिंपल इसलिए आज से कि इसमें आपने देखा है लाइन नंबर 30, 40 और 50 एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो तो फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को चेंज करते हैं जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की थी। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हमने क्या चेंज करना है कि हमने लाइन नंबर 55 को ऐड करना है। ठीक है, जो हम लाइन नंबर 100 पे हमें लेके जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं, इसको लाइन नंबर 55 लिखते हैं। पहले मैं करता हूँ इसको CLS और दोबारा निकालता हूँ लिस्ट। ठीक है, F1 से। अब दोबारा हम लिखते हैं यहाँ पे लाइन नंबर 55 पे हम लिखेंगे गो टू। आप कहेंगे सर ये अरेंज नहीं हुआ, ये बेटा खुद ब खुद हो जाएगा अरेंज जब हम एक बार प्रोग्राम को लिख के फिर जब लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गो टू 100। उसके बाद एक चेंज और करना है, लाइन नंबर 95 में हमने लिखना है गो टू 30। याद होगा आपको हमने इसी तरह लिखा था, गो टू 30। ठीक है, एंटर कर दें। अब हम करते हैं CLS। अब बेटा हम निकालते हैं इसकी लिस्ट F1 से और एंटर प्रेस कर दें। देख रहे हैं आप प्रोग्राम में चेंज हो गया है, मतलब लाइन नंबर 55 में लिखा हुआ है गो टू 100 और लाइन नंबर 95 में लिखा हुआ है गो टू 30। अब हम इसको बेटा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे रन। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 24 15, ये तो वही थी बेटा आउटपुट जो हमने पहले देखी है, और फिर 582 और 228। आई थिंक यही हमने आंसर निकाला था जब हम बोर्ड पे कर रहे थे। ठीक है, ये कैसे आए एक बार फिर देख लें जरा दोबारा। ठीक है, मैं दोबारा ऊपर कर रहा हूँ प्रोग्राम, एक बार आपका ये प्रोग्राम लाइन नंबर 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। रीड ए बी एक्स वाई उसी तरह हो रहा है बेटा, लाइन नंबर 20 भी उस तरह हो रही है, पहले जा रही है लाइन नंबर 60 पे रैम, उसके बाद लाइन नंबर 70 80 90, यहाँ तक तो बेटा सेम प्रोग्राम है ये जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखी थी, पिछली एग्जाम्पल जो देखी है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। प्रिंट एक्स वाई में क्या पड़ा हुआ है, 24 और 15, ये तो सेम है। आगे आए बेटा नेक्स्ट जो है, ये जो नीचे है 582 और 228, ये कैसे आया, अब इसको गौर से देखें बेटा। जैसे प्रिंट एक्स वाई में मतलब स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू एक्स वाई की जो 24 और 15 है, तो प्रोग्राम जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ क्या लिखा है, गो टू 30। अब इसका क्या मतलब है गो टू 30 का, कि लाइन नंबर 30 पे जाओ। 30 पे क्या लिखा हुआ है, लेट x इज इक्वल टू x स्टेरिक x प्लस a। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास अब देखें क्या है, अभी हमारे में निकाली है 24 है बेटा लास्ट वाली। ठीक है, तो 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576 प्लस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है बेटा 6, वो चेंज नहीं हुई थी, तो 576 प्लस 6 इज इक्वल टू 582। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 40 में लेट y इज इक्वल टू y स्टेरिक y प्लस b। y की वैल्यू क्या आती है आखिर हमारे पास 15। अब यहाँ पे क्या होगा, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो क्या होगा 225 प्लस 3 इज इक्वल टू 228, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लाइन नंबर 50 पे क्या होगा, प्रिंट एक्स वाई, वो मैंने बता दिया आपको, ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, गो टू 100, लाइन नंबर 100 पे लेके जाओ। 100 पे क्या पड़ा हुआ है, ये लाइन नंबर 100 पे लिखा हुआ है हमने डेटा,
तो ये बेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही ये रीड के साथ एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो फौरन कहाँ जाएगा प्रोग्राम, एंड पे जाएगा, लाइन नंबर 110 पे, ठीक है। उससे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड, और फिर आप देख रहे हैं ओके मैसेज भी इस तरह ये प्रिंट हो गया क्योंकि प्रोग्राम एंड हो चुका है। इस प्रोग्राम में आपने देखा बेटा कि तमाम लाइंस हमारी एग्जीक्यूट हुई हैं, ठीक है। पिछले प्रोग्राम में हमारी 3 लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, लाइन नंबर 30, 40 और 50। मैंने आपके बोर्ड पे भी बता दिया, वैसे तो सारा वहां भी समझा दिया था, यहाँ आपने देख भी लिया कि हमारा आंसर सही आ रहा था 24, 15 फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, और सेकंड प्रोग्राम के लिए 24, 15 के साथ साथ 582 और 228 भी आए। क्यों? क्योंकि इस बार लाइन नंबर, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, 30, 40 और 50 एग्जीक्यूट हुई हैं, इसलिए ये आंसर आ गया, ठीक है, 582 और 228। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब हम जो रीडिंग है बुक से वो कर लेते हैं इसकी। अब बेटा देखिए ये जो लिखा हुआ उसने बुक पे, बुक आपके सामने हो, फॉलोइंग एग्जांपल्स डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। ये उसने वही बेटा लिखी हुई है, सेम चीज, बस 2 चीजें मैंने आपको पढ़ानी है, लाइन नंबर 60 और 65। बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, एक्स एंड वाई will not be calculated in the above lines। मतलब कि अनकंडीशनल ट्रांसफर की वजह से x और y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होंगी। कौन सी लाइंस में? अबव लाइंस, मतलब लाइन नंबर 30 और 40 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे उसने लिखा हुआ, ये पढ़ते हैं। दिस शोज आफ्टर रीडिंग अ वैल्यूज ऑफ ए बी एक्स वाई एट लाइन नंबर 10, मतलब जब वो वैल्यू रीड करेगा ए बी एक्स वाई की लाइन नंबर 10 में, उसके बाद क्या होगा, द कंट्रोल जम्प्स टू लाइन नंबर 60। कंट्रोल कहाँ जाएगा, जंप करेगा लाइन नंबर 60 पे, ठीक है। वेयर इट इनकाउंटर्स, जहां इसका सामना होगा, इनकाउंटर्स का मतलब होता है सामना होना, इनकाउंटर्स रैम विच इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। बेटा विच इज लिख लें यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, विच इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। तो विच इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो क्या है, एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, रैम स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको। द कंट्रोल देन मूव्स टू लाइन नंबर 70, तो क्या होगा, कहां जाएगा कंट्रोल, लाइन नंबर 70 पे। वेयर एक्स एंड वाई आर कैलकुलेटेड, जहां पे क्या होगा, एक्स और वाई कैलकुलेट होंगे, लाइन नंबर 70 में और फिर 80 में। देन एट लाइन नंबर 90 द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रिंटेड एंड द प्रोग्राम एंड, तो क्या होगा, लाइन नंबर 90 पे एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट होंगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। स्टेटमेंट्स एट लाइन नंबर 30, 40 एंड 50 आर स्किप विदाउट एग्जीक्यूशन, क्या होंगी, ये 3 लाइन स्किप हो जाएंगी एग्जीक्यूशन के बगैर। क्यों? क्योंकि हमने गो टू स्टेटमेंट यूज की थी। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट 30, 40 एंड 50 देन आवर प्रोग्राम नीड्स फ्यू मोर जंप स्टेटमेंट्स। तो वो कह रहा है कि आपके प्रोग्राम को थोड़ी सी जंप स्टेटमेंट की जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। दैट इज गो टू स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम बेटा उसने उसी तरह लिखा हुआ है जो हमने अभी किया है, ठीक है। ये हम देखते हैं, यहाँ भी वही है, लाइन नंबर 60 और 65 में रैम लिखा हुआ है, सेम वही बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे, यहाँ पे बेटा प्रोग्राम उसी तरह किया हुआ उसने। एक चीज मैं आपको बस बता दूं, जो लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ देख लें एक बार, ये तो हमने प्रोग्राम सारा देख लिया है, लास्ट पैराग्राफ एक बार बेटा देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दस बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइन नंबर 55 एंड 95, क्या कह रहा है कि हमें लाइन नंबर 55 और 95 के इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो रहा है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो रही हैं, लेकिन आगे कह रहा है एक मसला है, बट दिस मेक्स द प्रोग्राम मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन बेटा इससे क्या हो रहा है कि प्रोग्राम हमारा और कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मैंने बताया था ज्यादा गो टू स्टेटमेंट यूज करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइन नंबर 30 एंड 40 find the values of x is equal to x steric x plus a and y is equal to y steric y plus b। वो कह रहे हैं लाइन नंबर 30 और 40 x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। एंड लाइन नंबर 70 एंड सो, मतलब एंड सो का मतलब उससे जो आगे लाइन है लाइन नंबर 70 के, लाइन नंबर 70 भी और उसके आगे भी, फाइंड वैल्यूज ऑफ x is equal to a steric x एंड y is equal to b steric y। तो ये जो लाइन 70 और 80 है वो यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगी इसके मुताबिक, और लाइन नंबर 30 और 40 है वो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और वो हमने करके देख लिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हमने अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल देखी है जो है गो टू स्टेटमेंट, उसकी हमने एग्जांपल्स को बोर्ड पे भी देखा है, वैल्यूज लगा के सही आंसर आ रहा था, और हमने GW बेसिक में भी देखा है कि क्या आंसर आता है, दोनों का सेम आंसर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की दोनों एग्जांपल्स को देखेंगे जो है ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।